गुड मॉर्निंग दोस्तों, अपमाइंड परिवार में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11 अप्रैल 2023 की करंट अफेयर। तो ये जो करंट अफेयर होगी आज की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कर दो। और यदि क्लास पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूले। तो देखिए आप लोग, आज के करंट अफेयर की क्लास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग स्क्रीन के ऊपर। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित पर्यटक नाव को लॉन्च किया गया है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं सौर ऊर्जा से, तो हाल ही के अंदर क्या हुआ है कि भारत जो है इसकी पहली सौर ऊर्जा से संचालित जो नाव है, इस नाव का उद्घाटन किया गया है। तो इसको लॉन्च किया गया है, कहां से लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है केरल से। अब देखिए आप लोग, इस नाव को लॉन्च करने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो इस नाव को लॉन्च करने का जो उद्देश्य है हमारा, वो है पर्यटक को बढ़ावा देना। तो देखिए आप लोग, तो उद्देश्य क्या है इसका कि जो पर्यटक है, इस पर्यटक को बढ़ावा देना। अब आगे देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं इसकी नौका की, तो ये जो नौका है ये कहां पर बनाई गई है? तो ये नौका बनाई गई है श्रीलंका के अंदर। तो इस नौका को कहां बनाया गया है? तो इस नौका को बनाया गया है श्रीलंका के अंदर। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं कि भारत की सौर ऊर्जा से जो संचालित नौका है, तो इसका जो नाम है, इसका नाम क्या है भाई? तो इसका जो नाम है वो है सूर्यांशु नौका। तो देखिए आप लोग, नाम से ही पता चल रहा है कि सूर्य प्लस अंशु यानी सूर्यांशु। तो ये किससे संचालित है? तो ये संचालित है सौर ऊर्जा से। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर कितना खर्चा है? तो इसके अंदर जो खर्चा है वो आया 3.95 करोड़ रुपए का। देखिए आप लोग कि ये जो नाव होगी, तो ये नाव क्या होगा कि इसके अंदर जो है जो सोलर देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं सौर पैनल की, तो ये जो सौर पैनल लगेंगे इसके अंदर, वो लगेंगे 75%। और बाकी के जो 25% है, इसके अंदर क्या लगेंगे 25%? तो वो लगेंगे जनरेटर। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आप लोग, इसी क्वेश्चन के बारे में देखिए आप लोग, सौर ऊर्जा की बात हम लोग करते हैं। तो देखिए आप लोग कि हाल ही के अंदर जो है विश्व का पहला ऐसा कौन सा देश है जिसने हाइड्रोजन से नौका चलाई है? तो हाइड्रोजन से नौका चलाने वाला पहला देश कौन सा है? तो उसका नाम है नॉर्वे। क्या नाम है? नॉर्वे है। यानी इस नॉर्वे ने जो है हाइड्रोजन से नौका चलाई है हाल ही के अंदर। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा आज का। अब देखिए आप लोग, इसी क्वेश्चन के बारे में देखिए। और जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि विश्व का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है? देखिए आप लोग, विश्व का पहला या फिर भारत का, एक मिनट, हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं, तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला वो कौन सा है? तो ये है हमारा जो केरल है, इस केरल का कौन सा जिला है? तो उसका नाम है कोल्लम। देखिए आप लोग कि हाल ही के अंदर ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बना था कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है? तो उसका नाम है कोल्लम जिला। और ये कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है केरल के अंदर। अब देखिए आप लोग कि हाल ही के अंदर आप लोगों को पता है कि जो उड़ीसा है, इस उड़ीसा का जो सूर्य मंदिर है उसका नाम क्या है?
तो उसका नाम है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो इसका नाम है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, ये भी सौर ऊर्जा से संचालित भारत का जो है ये पहला मंदिर है। कौन सा? तो इसका नाम है कोणार्क का सूर्य मंदिर। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर की, तो ये कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक पैगोडा। अब आगे देखिए आप लोग, एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि हाल ही में आप लोगों को पता है कि भारत का जो है वो पहला सौर ऊर्जा से संचालित जो जिला है वो कौन सा है? तो देखिए आप लोग, भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित जो गांव है वो कौन सा है? तो देखिए आप लोग, गांव की यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो गांव कौन सा है? तो उसका नाम है मोढेरा गांव। और मोढेरा गांव कहां पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात के अंदर। तो इसका नाम है मोढेरा, और ये कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है गुजरात में। तो देखिए आप लोग, सौर ऊर्जा से जो संचालित हमारे जो जितने भी क्वेश्चन बनते थे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा कि हाल ही में किस राज्य में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया? तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र, जो है ये कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये जो संरक्षण केंद्र है तो इसको स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब देखिए आप लोग कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है सीएम है हमारे योगी आदित्यनाथ जी। यानी योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया है। योगी आदित्यनाथ जी है ना। तो योगी आदित्यनाथ जी ने भारत का जो है या फिर विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां स्थापित किया है? तो यह स्थापित किया है कहां पर? उत्तर प्रदेश के अंदर किया है। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि जो विलुप्त हो रही प्रजाति है, यानी जो विलुप्त प्रजाति है किसकी? गिद्धों की। तो विलुप्त होती हुई प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, कि इसका उद्देश्य है कि जो भारत के अंदर या एशिया के अंदर जो गिद्ध है, तो इस गिद्ध की जो प्रजातियां हैं वो हाल ही के अंदर विलुप्त होती जा रही है। तो उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए हाल ही के अंदर उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ ने भारत का पहला जो है वो गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया है। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं कि जो विलुप्त प्रजाति है, तो ये जो विलुप्त प्रजाति है इनका संरक्षण कौन करता है? तो देखिए आप लोग, एक संस्था है हमारे पास, तो उसका नाम है IUCN। तो ये जो IUCN है ये एक लिस्ट जारी करती है। कौन सी? तो ये जो लिस्ट जारी करती है वो करती है रेड डाटा बुक। अब देखिए आप लोग, जो रेड डाटा बुक जारी करती है वो कौन करती है? तो ये करती है IUCN, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर। तो ये करती है रेड डाटा बुक। अब देखिए आप लोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1964 ईस्वी में। अब देखिए कि जो ये रेड डाटा बुक है, तो इस रेड डाटा बुक के अंदर क्या है? तो ये जो डाटा रखती है वो किसका डाटा रखती है कि भारत के अंदर या विश्व के अंदर जो है विलुप्त होती जो प्रजातियां हैं उनका संरक्षण यदि करना है तो वो किसके अंदर है? तो वो है रेड डाटा बुक के अंदर। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं रेड डाटा बुक की,
तो इसके अंदर क्या आता है, तो जो विलुप्त होती हुई प्रजातियां हैं इनका डेटा होता है किसके अंदर, तो इसका डेटा होता है रेड डाटा बुक के अंदर। अब ये जो रेड डाटा बुक है ये कब से प्रकाशित हुई है, तो ये प्रकाशित हो रही है सन 1969 ईस्वी में। यानी सन 1969 ईस्वी से कौन सी बुक प्रकाशित हो रही है, तो ये जो बुक है कौन सी, रेड डाटा जो बुक है ये प्रकाशित हो रही है कब से, 1969 से। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं कि सन 2004 के अंदर, जैसे हम लोग बात करते हैं सन 2004 में, तो जो सन 2004 के अंदर जो रेड डाटा बुक आई थी, तो इसके अंदर जो है जो गिद्ध है, इन गिद्ध को विलुप्त प्रजाति के अंदर रखा गया था। लेकिन जैसे ही 2007 के अंदर ये जो रेड डाटा बुक है, तो इस रेड डाटा बुक में सन 2007 में जो है वो गिद्धों को, जो ये गिद्ध हैं इन गिद्धों को अति संकटग्रस्त लिस्ट में रखा गया। कब, 2007 के अंदर। अब देखिए आप लोग, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए आप लोग, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं IBCA की, IBCA, तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस। तो इसके अंदर जो है देखिए आप लोग कि ये IBCA जो है, तो इस IBCA के अंदर जो है, तो इसके अंदर जो बिग कैट्स है, तो जैसे हम लोग बात करते हैं बिग कैट्स की, तो इस बिग कैट्स के अंदर कितनी प्रजाति आती है, यानी जो बिल्ली की जो प्रजातियां हैं, तो इस बिल्ली की कितनी प्रजाति आती है इसके अंदर, तो इसके अंदर पूरे विश्व के अंदर कितनी प्रजाति आती है, 7 प्रजाति आती है। तो इस 7 में से जो 5 प्रजाति है, ये जो 5 प्रजाति है ये कहां पर है, तो ये भारत के अंदर है। जैसे हम लोग बात करते हैं बिग कैट्स की, है ना, तो इस बिग कैट्स के अंदर कौन कौन सी प्रजाति आती है, जैसे देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं जगुआर की, जैसे आप लोग बात करते हो हिम तेंदुआ की, जैसे हम लोग बात करते हैं शेर की, और जो चीता है, तो ये प्रजातियां होती है किसकी, बिग कैट्स की। तो ये जो बिग कैट्स की जो प्रजातियां हैं, तो इसका हाल ही के अंदर उद्घाटन किसने किया है, तो इसका जो उद्घाटन है भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। तो ये जो नरेंद्र मोदी जी है, इन्होंने कहां पर उद्घाटन किया है इसका, तो इसका उद्घाटन किया है कर्नाटक में। अब देखिए आप लोग, कर्नाटक के अंदर जो बांदीपुर नेशनल पार्क है, ये जो बांदीपुर नेशनल पार्क है, वहां पर इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है किसका, IBCA का। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं IBCA की, है ना, तो इसके अंदर जो प्रजातियां होती है बिग कैट्स की, तो इसका अनावरण कहां पर किया है, बांदीपुर नेशनल पार्क। और ये कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है कर्नाटक के अंदर। अब देखिए, तो इसके अंदर क्या किया गया है कि जो बिग कैट्स की जो प्रजातियां हैं, तो इनका क्या करना है, तो इनका संरक्षण करना है। आगे देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं बांदीपुर नेशनल पार्क की, तो इसका जो संरक्षण किया जाएगा बिग कैट्स का, है ना, तो बिग कैट्स का जो संरक्षण किया जाएगा वो किसके अधीन किया जाएगा, तो ये किया जाएगा सन 1972 का
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत, यानी सन 1972 में जो ये अधिनियम बनाया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो इस अधिनियम के तहत जो है IBCA का उद्घाटन किया जाएगा। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है किनके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो आगे देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं बांदीपुर गया ना, तो ये बांदीपुर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है कर्नाटक के अंदर। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं IPL है ना, तो इस IPL का हाल ही के अंदर कौन सा संस्करण चल रहा है? तो ये चल रहा है 16वां संस्करण। और इस IPL की हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। अब देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं IPL की, तो इस IPL का जो स्पॉन्सर है वो कौन है? तो इसका जो स्पॉन्सर है वो है टाटा। आगे देखिए कि हाल ही के अंदर जो है इस IPL के अंदर क्या हुआ है कि सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो देखिए आप लोग, तो सबसे तेज जो 6000 रन बनाने वाले हैं तो उनका नाम है डेविड वार्नर। और ये कहाँ के खिलाड़ी है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। लेकिन ये IPL के अंदर कौन सी टीम से खेलते हैं? तो ये खेलते हैं IPL में DC की तरफ से, यानी दिल्ली, जो दिल्ली कैपिटल्स है इसके क्या है, ये कप्तान है। तो देखिए आप लोग कि दिल्ली कैपिटल जो है इसके कप्तान कौन है? डेविड वार्नर। तो डेविड वार्नर जो है ये सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले जो है खिलाड़ी बन गए। कौन? डेविड वार्नर। अब देखिए आप लोग कि इससे पहले 6000 रन किसने बनाए? तो देखिए आप लोग 6000 रन बनाने वाले 2 खिलाड़ी और है। देखिए आप लोग, तो सबसे पहले 6000 रन किसने बनाए थे? तो सबसे पहले 6000 रन बनाने वाले IPL के अंदर, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है विराट कोहली। और जो दूसरा नाम आता है वो आता है शिखर धवन का। तो जो ये विराट कोहली और जो शिखर धवन है, तो इन्होंने भी IPL के अंदर कितने रन बनाए? तो इन्होंने बना लिए 6000 रन। तो सबसे पहले पूछे आप लोगों से, तो सबसे पहले 6000 रन किसने बनाए थे? विराट कोहली जी ने। अब दूसरी यदि आप लोग बात करते हो, तो दूसरे 6000 रन किसने बनाए? तो बनाए शिखर धवन जी ने। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं डेविड वार्नर की है ना, तो ये जो डेविड वार्नर है ये IPL के अंदर, IPL में इनको 3 बार ऑरेंज कैप जो है, ऑरेंज कैप का खिताब मिला है। अब देखिए आप लोग कि ऑरेंज कैप जो होती है वो किसको दी जाती है? तो ये दी जाती है कि IPL में जिसके सर्वाधिक रन होते हैं पूरे IPL के अंदर, तो वो उसको क्या दी जाती है? तो उसको दी जाती है ऑरेंज कैप। अब देखिए आप लोग, इनको कब कब ऑरेंज कैप दी? तो सन 2015 में दी, 2017 के अंदर भी मिली और 2019 में भी मिली। इनको किनको? डेविड वार्नर जी को। तो देखिए आप लोग, डेविड वार्नर से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। अब यदि आप लोगों से पूछा जाए कि IPL के अंदर सर्वाधिक विकेट किसके हैं, देखिए आप लोग, जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि IPL में सर्वाधिक विकेट, तो सर्वाधिक विकेट किसके हैं? तो वो है ब्रावो के, ये है ब्रावो। लेकिन आप लोगों से पूछा जाए कि हाल ही के अंदर जो है सबसे अधिक विकेट किसने लिए? तो वो लिए हैं अमित मिश्रा जी ने। और इनकी एज भी बहुत ज़्यादा है, तो इनकी एज कितनी है? 14 ईयर्स। तो इन्होंने कितने विकेट लिए हैं? तो इन्होंने लिए हैं 168। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि हाल ही में भारत सरकार ने किस अंतरिक्ष नीति को मंजूरी दी है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं अंतरिक्ष नीति की, तो हाल ही के अंदर जो है वो अंतरिक्ष नीति आई है सन 2023 की। अब देखिए कि जो ये अंतरिक्ष नीति है इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए आप लोग, अंतरिक्ष नीति जो है इसका अध्यक्ष है जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी जो है वो किसके अध्यक्ष है, इस अंतरिक्ष विभाग के। अब देखिए कि हाल ही के अंदर कौन सी नीति जारी हुई है। तो ये जारी हुई है अंतरिक्ष नीति 2023। अब देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि जो निजी स्पेस कंपनी है, निजी स्पेस कंपनी को बढ़ावा देना। यानी जो निजी स्पेस कंपनी है तो उनको बढ़ावा देना किसका उद्देश्य है, यह है अंतरिक्ष नीति 2023 का। आगे देखिए आप लोग, दूसरा उद्देश्य क्या है इसका। तो इसका दूसरा उद्देश्य है कि जो अंतरिक्ष है यानी स्पेस के क्षेत्र में जो है अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता, इस आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। यानी जो भारत है तो इस भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हाल ही के अंदर कौन सी नीति जारी हुई है। तो ये जारी हुई है अंतरिक्ष नीति 2023। अब देखिए आप लोग, हाल ही में आप लोगों को पता है कि भारत की जो फर्स्ट जो निजी कंपनी है, भारत की जो निजी कंपनी है, तो इस निजी कंपनी का नाम क्या है। तो इसका नाम है स्काई रूट एजेंसी, है ना। तो इसका नाम है स्काई रूट एजेंसी। तो ये जो स्काई रूट एजेंसी है, इसने हाल ही के अंदर भारत का फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया है। भारत का फर्स्ट जो प्राइवेट रॉकेट है ये लॉन्च किया है। तो उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है विक्रम एस। तो विक्रम एस को किसने लॉन्च किया है। तो ये भारत की निजी कंपनी है स्काई रूट, है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं नासा की, है ना। तो जो नासा है जो अमेरिका है, तो इस अमेरिका ने भी आप लोगों को पता है कि हाल ही के अंदर जो है वहाँ की जो निजी कंपनी है कौन सी, स्पेस एक्स, है ना। तो जैसे हम लोग बात करते हैं अमेरिका की, है ना। तो ये अमेरिका जो है, तो अमेरिका की एक कंपनी है स्पेस एक्स, और ये स्पेस एक्स कंपनी है, ये किसकी है। तो ये है वहाँ के जो, जैसे हम लोग बात करते हैं स्पेस एक्स की, है ना। तो ये कहाँ की कंपनी है। तो ये पहली बात तो ये अमेरिका की कंपनी है। तो इसने जो है वो कौन सा रॉकेट लॉन्च किया था। तो इसका एक रॉकेट है फाल्कन 9। तो ये किसकी कंपनी है पहली बात तो ये कंपनी है टेस्ला की। अब देखिए आप लोग, जो अमेरिका है, तो ये अमेरिका जितने भी रॉकेट लॉन्च करता है वो किसके द्वारा करता है, स्पेस एक्स के द्वारा। तो स्पेस एक्स जो है, इसके अंदर जो ये फाल्कन 9 रॉकेट है, ये एक रीयूजेबल रॉकेट है। यानी इसको आप लोग दोबारा भी उपयोग में ला सकते हो और अपना काम जो होता है वो काफी सस्ते के अंदर हो जाता है। तो अमेरिका ने भी निजी कंपनी जो है इसको बढ़ावा दिया है। तो देखिए आप लोग, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा आज का। हाल ही में सांख्यिकी 2023 में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार, तो ये हाल ही में किनको मिला है।
तो ये हाल ही के अंदर मिला है भारतीय जो अमेरिकी है, यानी भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इनको जो स्टैटिस्टिशियन है, यानी जो सांख्यिकीयन है। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है CR राव। तो CR राव जो है, इनको हाल ही के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार से नवाजा गया है। आगे देखिए आप लोग, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार होता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो सांख्यिकी है, इस सांख्यिकी का, देखिए जो सांख्यिकी है, तो इस सांख्यिकी का क्या बोल सकते हैं इसको? तो इसको बोल सकते हैं सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार। तो जो सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार है वो किनको दिया गया है? तो ये दिया गया है CR राव जी को। आगे देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार, तो ये जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो इसके अधीन जो राशि दी जाती है वो दी जाती है 80,000 अमेरिकन डॉलर, यानी भारत की यदि करेंसी देखी जाए, तो भारत की करेंसी के अंदर इसका जो पेमेंट बनता है वो बनता है 66 लाख। तो इस पुरस्कार के तहत कितनी राशि मिलती है? तो ये मिलती है 80,000 करोड़ डॉलर। आगे देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं सांख्यिकी पुरस्कार की, है ना, तो देखिए जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो जो सांख्यिकी दिवस है ये मनाया जाता है कब? तो ये मनाया जाता है 29 जून को। तो 29 जून को जो है ये क्या मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। आगे देखिए आप लोग, तो ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है PC महालनोबिस के जन्म पर, यानी जो प्रशांत चंद्र महालनोबिस है, तो इनके जन्म पर कौन सा डे मनाते हैं? तो इनके जन्म पर मनाते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। यानी जो PC महालनोबिस है, तो इनको हम लोग बोल सकते हैं सांख्यिकी का पिता, यानी स्टैटिक्स के फादर की इनको बोल सकते हैं हम लोग। तो ये हम लोग बोल सकते हैं PC महालनोबिस को। आगे देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं आगे, तो ये जो PC महालनोबिस है, इन्होंने भारत के अंदर जो है सांख्यिकी विभाग की स्थापना की थी सन 1931 में। देखिए, यानी भारतीय सांख्यिकी विभाग जो है, भारतीय सांख्यिकी विभाग जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1931 के अंदर। और किसने की थी? तो ये की थी PC महालनोबिस ने। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आप लोग, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा CR राव। तो CR राव को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023। आगे देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग कि हाल ही में गृह मंत्री ने कहां पर वाइब्रेट विलेजेस की घोषणा की है? देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं वाइब्रेटेड जो विलेजेज है, तो ये वाइब्रेट जो विलेजेज है, तो इनका जो कार्यक्रम हुआ है, तो ये कार्यक्रम जो है इसकी देखिए आप लोग, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आप लोगों को देखिए क्या कहा गया कि हाल ही में गृह मंत्री ने कहां पर वाइब्रेट विलेजेस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो देखिए आप लोग, तो इसका तो देखिए आप लोग, जो ये वाइब्रेट विलेजेस है, तो इसका जो शुभारंभ है, तो इसका शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किया है भारत के जो गृह मंत्री है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इनको सहकारिता मंत्री भी है,
सहकारिता मंत्री। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अमित शाह जी, अमित शाह जी। तो ये अमित शाह जी जो है, इन्होंने हाल ही के अंदर वाइब्रेटेड विलेजेस जो है इसका शुभारंभ किया है। तो ये जो इसका शुभारंभ किया है, तो ये कहाँ पर किया है? तो ये किया है जो किबिथु गांव पड़ता है, किबिथु गांव, और ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। यानी जो अरुणाचल प्रदेश है, तो इस अरुणाचल प्रदेश के किबिथु गांव के अंदर हाल ही के अंदर जो है, जो हमारे अमित शाह जी है, इन्होंने कौन से कार्यक्रम के शुभारंभ किया है? तो ये किया है वाइब्रेटेड विलेजेज। अब देखिए आप लोग, इसका जो उद्देश्य है वो देखिए आप लोग, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है आप लोग देखिए, तो इसका उद्देश्य है कि भारत से जो सटे उत्तरी सीमा पर राज्य हैं, इन राज्यों का विकास करना। देखिए आप लोग, यानी भारत की उत्तरी सीमा से जो सटे राज्य हैं, सटे राज्यों का विकास करना। तो इसका उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य होगा कि भारत की जो उत्तरी सीमा है, तो इस उत्तरी सीमा से सटे राज्य हैं, तो इनका विकास करना। तो इसके दिन कितने गांव आएंगे? तो इसके दिन आएंगे 2967 गांव। यानी इन गांवों का क्या करना है? विकास करना है। आगे देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर कितने जिले आएंगे? तो इसके अंदर जो है 19 जिले आएंगे। और यदि राज्य की बात करें हम लोग, तो भारत की जो सीमा से सटे उत्तरी राज्य हैं, उनका नाम क्या क्या है? तो एक तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा देखिए आप लोग, दूसरा होगा उत्तराखंड, तीसरा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और इसके अंदर एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है लद्दाख। तो ये जो वाइब्रेंट विलेजेज है, ये कहाँ पर शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ तो किबिथु गांव अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया गया है। लेकिन देखिए आप लोग कि जो उत्तरी सीमा से जो सटे राज्य हैं, तो इन जो सटे राज्यों का क्या करना है? इसके अंदर विकास करना है। आगे देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं इसकी, है ना, तो ये जो किबिथु गांव है, तो एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों का ज्योग्राफी का कि भारत का सबसे पूर्वी गांव, तो सबसे पूर्वी गांव कौन सा पड़ता है? तो ये पड़ता है किबिथु। यानी इस भारत का जो सबसे पूर्वी पॉइंट है, यानी सबसे पूर्व दिशा में जो कौन सा पड़ता है? तो पूर्व दिशा के अंदर पड़ता है किबिथु गांव। और ये कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, है ना, तो इस अरुणाचल प्रदेश जो है, इसकी राजधानी कौन सी है? तो इसकी राजधानी है ईटानगर। आगे देखिए आप लोग, ये जो अरुणाचल प्रदेश है, तो इसके जो मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है? तो यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है पेमा खांडू। तो ये जो पेमा खांडू जी है, ये किस पार्टी से है? तो ये है बीजेपी पार्टी से। आगे देखिए आप लोग, हाल ही के अंदर इनके गवर्नर भी बने हैं, तो उनका नाम क्या है? तो देखिए आप लोग, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके जो गवर्नर है, राज्यपाल है, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है त्रिविक्रम परनाइक। यानी जो त्रिविक्रम परनाइक है, ये हाल ही के अंदर अरुणाचल प्रदेश के नए गवर्नर बनाए गए हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आगे देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग कि हाल ही में भारत, बांग्लादेश और जापान जो है, इसके बीच कनेक्टिविटी बैठक का आयोजन किया गया है। तो देखिए आप लोग, हाल ही के अंदर क्या हुआ है कि जो भारत है, बांग्लादेश है, और तीसरा देश कौन सा है? तो इसके अंदर है तीसरा देश जापान।
तो इन्होंने हाल ही के अंदर जो है वो कौन सी मीटिंग का आयोजन किया है? तो इन्होंने आयोजन किया है कनेक्टिविटी बैठक का। देखिए आप लोग, तो इन्होंने आयोजन किया है कनेक्टिविटी। तो ये जो आयोजन किया है ये कहां पर किया है? तो ये भारत के त्रिपुरा के अंदर किया है। तो इसका आयोजन किया है त्रिपुरा में। अब देखिए आप लोग, इसका जो आयोजन है ये करने का उद्देश्य क्या है? तो भारत और बांग्लादेश की जो कनेक्टिविटी है, तो इस कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यानी जो भारत है और जो बांग्लादेश है, तो भारत और बांग्लादेश की जो कनेक्टिविटी है इसको बढ़ावा देना। दूसरा आप लोग देख सकते हो कि जो भारत बांग्लादेश को जो है, तो इन दोनों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो इस उद्देश्य से कौन सी बैठक आयोजित की गई है? तो यह आयोजित की गई है भारत बांग्लादेश और जापान के मध्य। आगे देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं हम भारत और जापान की, तो भारत और जापान जो है, तो भारत और जापान का जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है इसको भी बढ़ावा देना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? ये जो भारत है और जो बांग्लादेश है और तीसरा कौन सा है? जापान। तो इनके बीच में आपस में जो कनेक्टिविटी है, तो इस कनेक्टिविटी को बढ़ाने का जो उद्देश्य है वो किसके मध्य है? तो ये है कनेक्टिविटी का आयोजन हुआ है काल। देखिए आप लोग, कनेक्टिविटी का आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये था एक बात देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तो इस कनेक्टिविटी का आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये हुआ त्रिपुरा के अंदर। तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा बी ऑप्शन। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? तो इस त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। देखिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो हाल ही में NRAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं, ये है NRAI, यानी इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, हाँ, ये जो NRAI है, तो इससे NRAI की फुल फॉर्म क्या है? तो यह है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ द इंडिया। तो इसके हाल ही के अंदर जो है वो नए अध्यक्ष किनको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है, इसके अध्यक्ष हैं नारायण सिंह को। जो नारायण सिंह है, तो इनको हाल ही के अंदर किसका अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राइफल एसोसिएशन ऑफ द इंडिया का। आगे देखिए आप लोग, तो इनको किन के स्थान पर बनाया गया है नारायण सिंह को? तो इनको बनाया गया है रुरिंदर सिंह की जगह, यानी इनका जो नाम है वो है रुणिंदर सिंह। रुणिंदर सिंह की जगह किनको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नारायण सिंह को। तो देखिए आप लोग, जो NRAI है, तो ये किसका एक शीर्ष निकाय है? तो ये एक शीर्ष निकाय है शूटिंग का। तो शूटिंग का जो शीर्ष निकाय है वो कौन है? तो वो है NRAI। तो इस NRAI की जो स्थापना है, तो इस NRAI की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1951 ईस्वी के अंदर। तो सन 1951 में किसकी स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी NRAI की। आगे देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं कि भारत का जो खेल मंत्रालय है, तो इस खेल मंत्रालय ने हाल ही के अंदर जो है वो एक नया नियम जारी किया है।
तो इस नियम के मुताबिक क्या है कि कोई भी जो प्रमुख अधिकारी है, कोई भी जो प्रमुख अधिकारी है वो 12 वर्षों से अधिक, 12 वर्षों से अधिक जो है वो एक पद पर नहीं रह सकता। यानी ये जो है, जो रुणिंदर सिंह है, तो ये पिछले 12 वर्षों से इसके अध्यक्ष थे, किसके, NRAI के। तो इनको हटाकर हाल ही में किनको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है नारायण सिंह को। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कलिकेश नारायण सिंह। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि हाल ही में भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर LIGO वेधशाला को कहां स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ये किसी न किसी एग्जाम के अंदर जरूर छपेगा। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं LIGO की, है ना, देखिए ये जो LIGO है, और ये LIGO क्या है, ये है एक वेधशाला। तो ये जो LIGO है, इस LIGO की फुल फॉर्म क्या है, तो इस LIGO की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कई बार एग्जाम के अंदर। तो इसकी फुल फॉर्म है लेजर इंटरफेरोमीटर, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं उन्नत, जो है ये क्या है, एक उन्नत गुरुत्वाकर्षण। देखिए आप लोग, इसका नाम है उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर। तो ये है एक LIGO। तो ये जो LIGO वेधशाला है, ये हाल ही के अंदर जो है कहां पर खोली गई, देखिए आप लोग, तो ये खोली गई है जो हिंगोली ग्राम है, हिंगोली ग्राम। तो ये कहां पर पड़ता है, तो ये पड़ता है महाराष्ट्र में। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं LIGO की, है ना, तो LIGO के अंदर एक तरंग आती है, कौन सी, तो उस तरंग का नाम है गुरुत्वाकर्षण तरंग। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण तरंग की, है ना, तो ये जो गुरुत्वाकर्षण तरंग होती है, ये क्या होती है, तो जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग जैसे किसी भी किनारे पर चल जाएं, जैसे समुद्र के किनारे पर हम लोग चल जाएं, या फिर हम लोग किसी भी तालाब के किनारे चल जाएं, तो वहां पर यदि हम लोग पत्थर वगैरह कुछ फेंकते हैं, तो उस पानी के अंदर कुछ तरंगे उत्पन्न होती है। तो उन्हीं तरंगों को क्या कहते हैं हम लोग, तो उन्हीं तरंगों को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण तरंग। तो जैसे हम लोग बात करते हैं इसी तरंग की, है ना, तो ये वाली जो तरंग है, तो इन तरंगों को देखिए आप लोग, जैसे आप लोगों को पता है कि ब्रह्मांड जो है, इस ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे तारे हैं। तो ये तारे जैसे ही आपस में टकराते हैं, तो इनके टकराने के बाद जो तरंगे निकलती है, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण तरंग। देखिए आप लोग, जो ब्रह्मांड है, तो इस ब्रह्मांड के अंदर जो तारे होते हैं, तो इन तारों का क्या होता है, विस्फोट होता है। तो विस्फोट होने के बाद जो तरंगे निकलती है, तो इन तरंगों को क्या कहते हैं, तो इन तरंगों को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण तरंग। तो हाल ही के अंदर जो LIGO वेधशाला है, तो इसको हाल ही के अंदर स्थापित कहां पर किया है, तो ये किया है हिंगोली ग्राम, महाराष्ट्र के अंदर। अब जैसे हम लोग बात करते हैं इस LIGO की, है ना, तो ये जो गुरुत्वाकर्षण तरंग होती है, तो इनकी जो आकृति है वो कैसी होती है, तो इनकी जो आकृति होती है वो होती है एल आकार की। कौन से आकार की, यानी जो एल आकार होता है, इस एल आकार की आकृति किसकी होती है, तो वो होती है गुरुत्वाकर्षण तरंग की। आगे देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं, तो इसकी लंबाई जो है वो कितनी होती है, तो इसकी लंबाई है 4 किलोमीटर, और जो चौड़ाई है वो कितनी है, 2.5 मीटर। तो ये है इसकी लंबाई और चौड़ाई। आगे देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण तरंग की, है ना, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये जो तरंगे हैं वो कैसे बनती है, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए आप लोग, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दो। ओके।